सो हेलो गाइस, ये है हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने हेलो एल्केन्स के जो भौतिक गुण थे उनको कंप्लीट कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको। अब हेलो एल्केन्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके अंदर हमको क्या पढ़ना है कि जो हेलो एल्केन्स है इनके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, मतलब हेलो एल्केन्स किन किन कंपाउंड से क्रिया करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं। तो ये जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। इससे पहले हमने हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाए उनको डिस्कस किया था, वो हुई थी हेलो एल्केन्स को बनाने की विधि। अब पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको भी 4 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। उनमें से जो पहली है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो सेकंड है वो है इसमें विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, और जो थर्ड है वो है धातुओं से अभिक्रिया। एंड जो लास्ट है इसकी वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, तो जो हेलो एल्केन है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, वो चारों ये रही। अब पहली जो है रासायनिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपन इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिर अन्य जो तीनों हैं फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन पहले डिस्कस करेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर जो हेलो एल्केन है वो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं क्यों देते हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने 11th में भी डिस्कस की थी और कहीं ना कहीं 10th में भी आती है, क्योंकि अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई भी एटम हो या कोई ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे और उसकी जगह खुद बैठ जाए। जैसे कि मैं एक नॉर्मल से रिएक्शन लूँ यहाँ पर, वो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक वाली। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, ये जो कॉपर है क्या करेगा, ये जिंक है, इस कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा इधर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद बैठ गया उसकी जगह। तो ये जो अभिक्रिया है ये उदाहरण है किसका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की हो सकती है, वो देखते हैं एक बार। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर जो पहली है वो हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और जो सेकंड है इसमें वो हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से क्या आएगा, इधर एस आएगा, तो अभी उसको रहने देते हैं। अब आते हैं इधर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इंग्लिश में नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। प्रतिस्थापन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को होता क्या है पहले ये देखो। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाम में आ रहा है नाभिक स्नेही, कोई ऐसी स्पीसीज है जो नाभिक से क्या करेगी, स्नेह करे, नाभिक से लव करे। अब नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, नाभिक में आवेश होता है प्लस, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं,
और प्रोटॉन्स पर जो आवेश है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर कौन सा आवेश रहता है, धनावेश रहता है। अब इस नाम में आ रहा है नाभिक स्नेही, मतलब कोई ऐसी स्पीसीज है नाभिक स्नेही जो नाभिक से क्या कर रही है, स्नेह कर रही है, अर्थात वो धनावेश से क्या कर रही है, स्नेह कर रही है। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो इस पर होगा ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से मैंने उठा लिया केवल शॉर्ट में NU। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल NU का मतलब, और इस पर कौन सा आवेश होगा, माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल पर ऋणावेश होगा, तभी जाकर ये नाभिक की तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी। तो इसलिए नाम हो गया इसका नाभिक स्नेही। आगे आ रहा है प्रतिस्थापन को बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन। तो इससे अपन वर्ड लेंगे कौन सा, केवल और केवल S। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल से तो उठाएंगे अपन केवल N, और इससे उठाएंगे अपन S, तो शॉर्ट में लिखेंगे इसको SN रिएक्शन। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, SN। SN का S का मतलब हो गया, पहले N को रीड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो नाम ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रही है, तो उस पर क्या होगा, उस पर होना चाहिए धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने इसको शो किया E से। ठीक है, और इस पर कौन सा आवेश होना चाहिए, प्लस, तो ये हो गया E+। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो प्रतिस्थापन को लिख देंगे S से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही E है तो इसको लिख देंगे E से, तो इसको शॉर्ट में रीड करेंगे SE रिएक्शन। अब SE का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन ने क्या किया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, किसी भी एक एटम या समूह के स्थान पर दूसरे एटम या समूह का आ जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इनको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया, पहली थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ये तो अपना काम हो गया कि ये कितने प्रकार की हुई, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है कि जो हेलो एल्केन्स है वो कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं। तो हेलो एल्केन या फिर जो एल्किल हैलाइड है वो इन दोनों में से देते हैं कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो नहीं देते। तो इसका रीजन क्या है कि हेलो एल्केन्स केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही देते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और उसका भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो फिर जो नाभिक स्नेही है ये वाली, फिर अपन इसको डिटेल में देखेंगे आराम से। सो सबसे पहले मैं क्या करूं, इधर ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड, तो ये अपना चैप्टर है, हेलो एल्कीन हो या फिर एल्किल हैलाइड है, उसको अपन किससे शो करते हैं, RX से। R का मतलब हो गया एल्किल समूह, X का मतलब हो गया हैलाइड, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। और ये हमने पढ़ लिया था कि जो हेलो एल्केन में L जो हेलोजन एटम है इस पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ KOH से, एल्किल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, KOH से करवा दी। अब ये मैं जानता हूँ कि जो KOH है ये क्या है, एक क्षार है, तो क्षार अपन को क्या देगा, इधर से तो देगा K+ और यहाँ से दे देगा O-। ठीक है, अब हैलोजन पे तो है माइनस, R पर है प्लस, तो इन दोनों में से ये देखो, यदि मैं इसको एक तरह से और लिखूँ, मान लीजिए R का मान यदि मैं CH4 रख लूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे शो करता हूँ। चलो R का मान मैंने इधर ले लिया CH3 और इधर हो गया X। ठीक है, तो इस हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो कार्बन है, ठीक है, यदि इस कार्बन में से मैं इस X को भगा दूं और इसकी जगह OH जोड़ दूं, ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन क्या हो रहा है, देखो जो O है, O पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसलिए मैं O को क्या लिख सकता हूँ, Nu-, क्योंकि O क्या करेगा यहाँ पर, OH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको चाहिए धनावेश। तो OH कहाँ पर अटैक कर सकता है, केवल और केवल ये वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इन दोनों में से OH ने कार्बन पर अटैक किया। जैसे ये कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन के कितने हाथ हो जाएंगे, 5, और हमें पता है कार्बन के केवल कितने हाथ हो सकते हैं, लास्ट
4 हाथ पॉसिबल है, तो यहाँ से ये हैलोजन क्या करेगा, निकल के भाग जाएगा। अब हुआ क्या, फिर क्या बनना चाहिए इधर, तो इधर बन जाएगा, इधर आ गया अब OH। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, इस OH ने इस हैलोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन कहलाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो अटैक हुआ पहले वो किसका हो रहा है, अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, मतलब OH माइनस का, जिस पर माइनस चार्ज है। तो NU माइनस का पहले अटैक हो रहा है, तो NU माइनस ने रिप्लेस किया है हैलोजन को। किसने किया, NU माइनस ने रिप्लेस किया है हैलोजन को, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो पहले रिप्लेस करेगा, अभिक्रिया का नाम उसके ऊपर ही रखा जाएगा। तो हैलोजन केवल और केवल, देखिए जब भी अपन हैलोजन लेंगे तो हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कार्बन पर प्लस होगा, हैलोजन पर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और कार्बन पर जब प्लस होगा तो कार्बन पर हमेशा अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। इसीलिए यही रीजन है कि जो हैलोजन, ये जो एल्किल हैलाइड है, ये हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, क्योंकि यदि मैं इधर K प्लस का अटैक करवाता तो K पर भी प्लस है और कार्बन पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस पर प्लस का अटैक तो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, दैट इज द रीजन है ये, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब भी समझ लो, प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि बड़े समूह में से छोटे को भगाना है। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि K प्लस का अटैक हैलोजन पर करवा दें और इस ग्रुप को यहाँ से भगा दें, तो ये नहीं है। बड़े ग्रुप में से छोटे को भगाना क्या होता है, प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें भी क्या होगा, प्रतिस्थापन तो होगा, ये पता है, प्रतिस्थापन तो होना ही है, लेकिन पहले जो अटैक होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता हो, ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, 11th में हमने डिस्कस किया था इसको, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेंजीन, ठीक है, ये मैंने बेंजीन बना दिया। और ये हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे, तो ये हो गया बेंजीन। अब मैं क्या करूँ, इधर मैं ले लूँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलो भाई अपन ने एक नाइट्रिक का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो ये लो NO2 प्लस मैंने ले लिया। अब ये मुझे पता है NO पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और बेंजीन पर हमें पता है 3 पाई बॉन्ड है, एक ये रहा, 2 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बेंजीन के अंदर। इसका मतलब बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 तो इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के और 2 इस बॉन्ड के। जब 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर घूम रहे हैं, तो ये जो NO2 प्लस है, इसको बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, काफ़ी सारे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ओबियसली इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्नेह करेगा इलेक्ट्रॉन से। तो E प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसको भी मैं क्या बोल दूँ, E प्लस बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, ठीक है। अब ये अटैक करेगा बेंजीन पर, क्योंकि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो किसी भी एक कार्बन पर अपन अटैक करवा देते हैं। तो ये लो मैंने करवा दिया, ये वाले कार्बन पर अटैक करवा दिया। जैसे ही ये प्लस NO2 प्लस इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन के कितने हाथ हो जाएंगे, 5, और कार्बन के लेटेस्ट कितने हाथ हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसलिए यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है बाहर निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो अपना बनेगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा NO2, बाकी हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर। अब कुल मिलाकर हुआ क्या, इस NO2 प्लस ने यहाँ से इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इसलिए ये रिएक्शन है प्रतिस्थापन। लेकिन रिप्लेस कौन कर रहा है, पहले अटैक किसने किया, E प्लस ने, इसलिए इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों के अपन ने टाइप पढ़ लिए, एक एक एग्जाम्पल देख लिया। ये हमने समझ लिया कि जो एल्किल हैलाइड है वो केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही क्यों देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते, ठीक है। अब इनको पढ़ने के बाद अपन अलग से पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, डिटेल में देखेंगे अब, ठीक है। तो अपन जो अगली हेडिंग लगाएंगे इसमें, फर्स्ट अपन इसमें डिस्कस करेंगे अब नाभिक
स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन क्यों देते हैं। ठीक है, अब अगली बात कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती है अगेन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसमें SN1 एंड सेकेंड है इसमें SN2। SN का मतलब हमें समझ में आ चुका है, हमने पीछे जस्ट अभी क्लियर कर लिया था कि जो S है इसका मतलब तो क्या हो जाएगा इधर सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक स्नेही। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इधर भी क्या हो जाएगा इसका मतलब सेम सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ जो 1 लगा हुआ है, ठीक है, 1 का मतलब होता है यहाँ यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, और जो इधर 2 लगा हुआ है इसका मतलब होता है बाईमोलिक्यूलर। ठीक है, दोनों में केवल एक और इस 2 का ही फर्क है, बाकी S4 तो सेम है, इधर भी S4 N4 सेम होगा, लेकिन इधर एक का मतलब यूनिमोलिक्यूलर। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सुनो। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अपन ने शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट किया था, SN से। अब ये भी दो प्रकार की हो गई, SN1 SN2। ठीक है, तो जो SN1 है इसका हिंदी में नाम क्या होगा सुनो, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब होता है एका अणुक। ठीक है, तो एका अणुक मतलब एक अणु, तो एका अणुक, आगे नाम बिल्कुल सेम चलेगा, तो वो हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, जो 2 है, 2 का मतलब हो गया बाई मोलिकुलर, तो बाई का मतलब हो गया 2, तो हिंदी में इसको लिखेंगे द्वि। ठीक है, द्वि करके, तो द्वि मोलिकुलर का मतलब अणुक, तो द्वि अणुक अगेन सेम बिल्कुल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन है, सॉरी SN रिएक्शन है, या फिर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकंड इज SN2। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम दोनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों में अंतर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनमें जो मेन अंतर है उसको मैं डिस्कस कर दूँ एक बार। तो ये जो रिएक्शन है SN1, ठीक है, SN1 रिएक्शन देखो यहाँ से क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे आ रहा है 1, इसलिए ये रिएक्शन होती है 2 पदों में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यदि 1 है तो 2 पदों में होगी, यदि 2 है तो ये होगी 1 पद में। ठीक है, यहाँ से याद करने की बिल्कुल ट्रिक है ये, यदि SN1 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, यदि 2 लिखा हुआ है तो वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। तो ये थे इसके टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट SN1 रिएक्शन को। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दिस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको ही शॉर्ट में बोल देंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन आ रहा है मतलब 1 लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि ये 2 पदों में कंप्लीट होती है, 2 पदों में ये पूर्ण होती है। ठीक है, अब 2 पदों का मतलब क्या है, ठीक है, उन दोनों पदों में फिर अंतर क्या होगा, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे।
तो पहला तो ये हो गया कि 2 पदों में पूर्ण होगी, ठीक है। अब है क्या इसका मतलब देखते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होगा, मैंने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया तो मैंने RX ही ले लिया, ठीक है, RX में ले लिया। अब पहले स्टेप में क्या होना है कि जो ये RX है, हम पे पता है कि जो x के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले स्टेप के अंदर ये जो हैलोजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो इस पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो x पर तो आ गया माइनस, और R है इस पर कौन सा आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात हो गई ये। अब जो R है, R का मतलब क्या था, यहाँ पर कोई एल्किल समूह होगा, CH3 CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या होगा, एक कार्बन होगा। R पर धनावेश साया है, R का मतलब किस पर धनावेश साया, कार्बन पर धनावेश साया है। इसलिए ये क्या बन गया हमारा इधर, कार्ब धनायन। और ये जो X माइनस है इसका मतलब कौन सा आयन है, ये हैलोजन से बना है। और हैलोजन पर यदि माइनस चार्ज आ जाए तो वो कहलाता है हैलाइड आयन, ठीक है। तो पहले स्टेप यही है, इसका पहला पद। तो पद जो पहला है उसमें क्या होगा, कोई भी जो एल्किल हैलाइड का अणु है वो 2 आयनों में टूट जाएगा। पहला बनेगा कार्ब धनायन एंड सेकंड बनेगा हैलाइड आयन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, पहले आयन नहीं थे इसके अंदर, लेकिन जैसे ये टूट गए तो क्या बन गए, आयन बन गए। और ये हम जानते हैं कि आयन की तुलना में कोई भी अणु होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्थायी अणु है वो टूट रहा है अस्थायी आयनों के अंदर। तो कोई भी यदि ऐसा कोई रिएक्शन हो या कोई भी ऐसा स्टेप है जिसके अंदर कोई स्थायी स्पीसीज अस्थायी चीज़ में टूट रही है या फिर अस्थायी पदों में टूट रही है, तो वो स्टेप आसानी से नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ स्थायी चीज़ अस्थायी क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है, ये स्थायी था, ठीक है, और इससे बन गए दोनों के दोनों अस्थायी। तो हम ये जानते हैं स्थायी से कोई भी अस्थायी नहीं होता। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये फास्ट होगी या फिर स्लो होगी। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल स्लो होगी, मतलब मंद गति से होगी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो स्टेप है ये मंद गति का स्टेप क्यों है, कि जो पहला स्टेप है वो स्लो क्यों होता है, क्योंकि स्थायी मॉलिक्यूल है, अस्थायी आयनों में टूट रहा है। आयन तो अस्थायी है, कोई भी चीज़ स्थायी से अस्थायी क्यों होना चाहती है, नहीं होना चाहती। इसलिए टूटेगा तो सही, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है। अपने मन से नहीं टूट रहा, जबरदस्ती इसको तोड़ा जा रहा है, तो ये अपने मन से नहीं टूट रहा, इसलिए बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है इसका, पद सेकंड, ठीक है, ये मैं लिख दिया। इसमें क्या होगा, ये जो धनायन है इधर बना, ये धनायन बन गया, इस पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा कोई भी, ठीक है, अटैक करेगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो सीधा अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RNU। मतलब धनायन से क्या जुड़ जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो NU माइनस है, वो नाभिक स्नेही, वो धनायन से जुड़ जाएगा। और ये जो लास्ट में बना, ये क्या बन जाएगा, अपना उत्पाद बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसका नाम SN1 क्यों पड़ा, SN2 क्यों नहीं है, SN1 ही क्यों है, एक तो ये बात। दूसरी इसमें कि पहला स्टेप तो स्लो है। अब देखो सेकंड में क्या हो रहा है, आयन है, तो आयन कैसे होंगे, ऑब्वियसली अस्थायी होंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या बन गया, एक अणु बन गया, और अणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। तो अस्थायी से क्या बन रहा है, स्थायी हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी मिले अपन को कि उसको स्थायी होना है, तो वो क्या होगा, फटाक से क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसलिए ये आयन आपस में जल्दी जुड़ेंगे और तुरंत ही जुड़ के क्या बना लेंगे, एक स्थायी अणु बना लेंगे। इसलिए अब जो ये स्टेप हुआ वो कैसा हो गया, फास्ट होगा, बहुत ही तेज होगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पूछूं कि एक तो स्टेप स्लो है और एक स्टेप फास्ट है, तो ये जो अभिक्रिया है पूरी SN1, इसका वेग यदि अपन निकालें तो इसका वेग पहले पद पे डिपेंड करेगा या दूसरे पद पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
अगर ये पहले पद पे डिपेंड करेगा स्लो वाले पे, तो उसमें अभिकारक केवल एक ही भाग ले रहा है। चलो इससे पहले ये समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग है वो निकालते कैसे हैं। तो मैंने क्या किया, कोई भी कंपटीशन चल रहा है कोई, उसके अंदर एक रेस हो रही है, ठीक है, और रेस के अंदर 5 दौड़ने वाले हैं, कोई भी है ABCDE जो भी है, वो 5 आदमी हैं वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब ए है, उसने सबसे पहले दौड़ कंप्लीट कर ली, उसके बाद बी ने कर ली, फिर सी ने कर ली, फिर डी ने कर ली, और सबसे लास्ट में की है ए ने। मतलब जो ए है उसने लगा दिया दौड़ में 1 घंटा लगा दिया पूरा। बाकी 4 थे ABCD, इन्होंने दौड़ को 40 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन ई ने दौड़ को कंप्लीट किया 1 घंटे में। अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दौड़ कितने टाइम में पूरी हुई, तो आप क्या आंसर बोलोगे, 40 मिनट या फिर 60 मिनट? तो अपन आंसर बोलेंगे 60 मिनट में दौड़ कंप्लीट हुई है। इसका मतलब जो दौड़ कंप्लीट हुई है उसका टाइम किसने निर्धारित किया, ई नहीं किया, क्योंकि ई ही 1 घंटे में दौड़ रहा है, बाकी तो 40 मिनट बैठ गए दौड़ दाड़ के। तो जो दौड़ का जो वेग डिपेंड किया वो डिपेंड किया ई पर, मतलब जो सबसे धीरे दौड़ रहा था, सबसे स्लो दौड़ रहा था, अभिक्रिया का वेग, वो दौड़ थी उसका वेग उस पर डिपेंड किया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही करना है अपन को कि जो स्टेप स्लो होगा वही तो धीरे होगा, वही तो रिएक्शन होने में टाइम लगाएगा। तो रिएक्शन ओवरऑल कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो डिपेंड करेगा जो स्टेप कैसा है, स्लो है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है, पहले स्टेप में। तो ये जो पद है पहला, यही क्या होता है, वेग निर्धारित पद, ठीक है, वेग निर्धारण पद बोलते हैं इसको। तो पहला जो स्टेप है जो स्लो होता है वो होता है अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने वाला पद। इंग्लिश बोलेंगे इसको, वेग को बोल देते हैं रेट, ठीक है। तो रेट से आ गया अपना आर, निर्धारण को बोलते हैं डिटरमाइन, तो इससे आ जाएगा डी, एंड पद को बोलते हैं स्टेप, तो स्टेप से आ जाएगा एस। तो कुल मिलाकर हो जाएगा RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो पहला जो स्टेप है वही क्या होता है इसके अंदर, RDS, ठीक है। तो RDS जो वर्ड है इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी कि वेग निर्धारण पद। तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो पहला पद है वही क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है। अब पहला जो पद है इसके अंदर कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, केवल और केवल एक, और वो भी कौन सा है, एल्किल हैलाइड। देखो इस बात को बिल्कुल जरूर समझे कि जो SN1 रिएक्शन है उसके वेग निर्धारित पद में जो कि कौन सा है, पहला है, उसमें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक ही तो ले रहा है, केवल एल्किल हैलाइड है, क्योंकि वेग निर्धारित पद में केवल एक ही अभिकारक भाग ले रहा है। इसलिए जो अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा वो केवल किस पे करेगा, एल्किल हैलाइड पर ही करेगा, जो कि संख्या में कितना होगा, केवल एक ही तो है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो अगले स्टेप में आ रहा है, केवल एल्किल हैलाइड ही तो है पहले स्टेप में, इसलिए एक पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाते हैं अपन एक। तो जो एक जो लगाया है ना वो कहाँ से लगाया है, यहाँ से, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा, नाभिक स्नेही पर डिपेंड वो नहीं करेगा, बस इसलिए इसमें क्या लगा देते हैं अपन, एक। अब नाम हो गया ए का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो ए का अणुक आया है ये आया है एल्किल हैलाइड के लिए। क्लियर यहाँ तक बात? तो ये तो थी कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, कितने स्टेप में होगी, पहला स्टेप क्या होगा, RDX कैसे आया, फास्ट स्लो क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ क्या बन रहा है इसके अंदर, कार्बोधनायन बन रहा है, फिर उस पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, लास्ट में अपना बन गया उत्पाद, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक चरण था कि रिएक्शन ऐसे होती। अब अपन पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि पूरी कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, अब हमने जो बेसिक था SN1 रिएक्शन का उसको हमने डिस्कस कर लिया कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, फिर वो आगे इसमें कैसे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो सब कुछ। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यदि एक से ज़्यादा प्रकार के वो एल्किल हैलाइड दे दे तो उनमें से तेज रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने अपने दे दिया एक तो CH3Cl, एक वो यहाँ दे दे CH3 CH2Cl, इसके बाद वो दे देता है CH3 CHCl, और यहाँ दे दे CH3 Cl
CH3 और Cl, ये वाला। तो और इनमें से ये पूछे कि इन चारों में से ज़्यादा तेज या फिर फास्ट SN1 रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड देगा। तो उसके लिए हमें अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया था कि SN1 रिएक्शन की जो पहला स्टेप है उसके अंदर कार्ब धनायन बनता है। ये हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब जब यदि मैं इसकी SN1 रिएक्शन लिखूंगा फर्स्ट वाले की, तो इधर से पहले स्टेप में एक कार्ब धनायन बनेगा और वो किससे बनेगा, वो बनेगा अपना CH3 प्लस, यही बनेगा ऑब्वियसली। इसका जो कार्ब धनायन बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, क्लियर। इसका जो कार्ब धनायन बनेगा वो बनेगा CH3, इस पर आ जाएगा प्लस और ये बन जाएगा अगेन CH3, और इससे जो कार्ब धनायन बनेगा वो बन जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस CH3 और CH3। तो चार अलग अलग कार्ब धनायन बन गए। ये जो कार्ब धनायन है ये कैसा है, 1 डिग्री है कार्ब धनायन। ये भी कैसा है, 1 डिग्री कार्ब धनायन है। ये कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये हो गया 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो चार अलग अलग कार्ब धनायन बन गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कार्ब धनायन स्थायी है वो कौन सा है, 3 डिग्री। उससे कम स्थायी ये, उससे कम स्थायी ये वाला, क्योंकि इसका एक इफेक्ट लगेगा कौन सा, प्लस का इफेक्ट लग रहा है इस पर, तो ये ज़्यादा स्थायी है इसकी तुलना में। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ये। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा हुआ, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम ये, और उससे कम ये। तो अभिक्रिया में SN1 अभिक्रियाओं में जितना ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनेगा वही एल्किल हैलाइड ज़्यादा तेज SN1 रिएक्शन देगा। तो इन चारों में से जो सबसे तेज SN1 रिएक्शन देगा वो कौन देगा, ये वाला, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पर ये। तो ये है कि एक से ज़्यादा एल्किल हैलाइड लेने पर कौन तेज SN1 रिएक्शन देगा। तो ये डिपेंड करेगा फिर कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनाता है, ठीक है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अटैक जो है वो कैसे होता है इधर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने इधर लिया CH3Cl, ठीक है, और इसके अपन लिख रहे हैं SN1 रिएक्शन। तो पहले स्टेप में तो क्या होगा, स्टेप पद पहले में क्या होगा, जो CH3Cl है ये टूट जाएगा 2 आयनों में। तो एक तो बन जाएगा CH3 प्लस और एक बन जाएगा Cl माइनस। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब जो CH3 प्लस है ये है क्या एक्चुअल में, ये एक कार्ब धनायन है। अब देखो सबसे सिंपल बात इसकी, यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये कुछ ऐसा ही तो है। इधर आ जाएगा H, इधर H आ गया, इधर H आ गया, और इधर Cl, और इधर क्या आ गया H। तो ये हो गया CH3Cl। कुल मिलाकर इसकी जो आकृति है, ज्योमेट्री है, वो कैसी है, चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। मतलब इसकी जो शेप यदि मैं निकालूं तो वो कुछ ऐसी है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। 3 तो नीचे आ गए इधर से और एक आ गया इसके ऊपर। फिलहाल तो ये है। जैसे ही मैंने इसको तोड़ा CH3 प्लस में, अब जो CH3 है इसके पास कितने बॉन्ड है, केवल 3 ही तो है। तो ये इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसका संकरण कौन सा है, sp3 है। यहाँ पर संकरण कैसा हो गया, sp2 हो गया, क्योंकि कार्ब धनायन के अंदर जो संकरण होता है कार्बन का वो होता है sp2। और sp2 संकरण में जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय, बिल्कुल ऐसे, यही तो होती है समतल त्रिकोणीय। और समतल त्रिकोणीय जब ये हो गया तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसे जो ड्रॉ करूँगा ये वाला स्टेप में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, क्लियर। अब यहाँ पर तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग थी, एक 3 नीचे एक ऊपर। यहाँ पर ये कैसा हो गया, बिल्कुल प्लेन, कुछ ऐसा हो गया, सिंपल, दोनों साइड से। अब देखने की बात ये है, इधर कोई एटम नहीं है, इधर कोई एटम नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया कार्ब धनायन। अब जो अगला स्टेप है पद सेकंड में क्या होगा, ये जो कार्ब धनायन है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर है प्लस। अब अटैक कौन करेगा, Nu माइनस, जो नाभिक स्नेही है वो अटैक करेगा कार्ब धनायन पे। अब मज़े वाली बात क्या है, देखो ये कुछ ऐसे है,
क्लियर, मतलब मैं इसको लिया हवा में, ऐसे लिया है, बोर्ड के से बाहर लिया है मैं इसको, अब ये ऐसे हो गया। अब इस पर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरह से अटैक कर सकता है। देखो इधर तो एटम है लेकिन इधर कोई एटम नहीं है, इधर कोई एटम नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है वो इधर से अटैक करे, हो सकता है न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। तो 50% टाइम तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा और 50% टाइम्स ही न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा। तो कुल मिलाकर दो तरह के उत्पाद यहाँ पर बन जाते हैं। उनको मैं एक बार बोर्ड पे बना दूँ, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया अपना, इसको बना देते हैं एक बार। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इधर ये वाला, हो सकता है ये आगे से अटैक करे, दिस इज, हो सकता है ये पीछे से अटैक करे। और यदि ये ऐसे अटैक करेगा तो दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। तो वो कंपाउंड बनेंगे कुछ ऐसे। यदि न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। हो सकता है ये पीछे से अटैक करे तो फिर क्या होगा, अब ये जुड़ेगा पीछे की साइड से, तो अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 50% ही बनेगा ये और 50% ही बनेगा ये, ठीक है। अब देखो ये अटैक हुआ कैसे एक्चुअल में। कार्बोधनायन हमेशा होशियार प्लेन, जो कार्बोधनायन है वो बिल्कुल प्लेन होता है कुछ ऐसे, ठीक है। समतल त्रिकोणीय इसकी ज्योमेट्री होती है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, ठीक है, फर्स्ट अपन अटैक करवा रहे हैं इस साइड से, पीछे से। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कुछ ऐसे आएगा, तो वो क्या करेगा, इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारे तो ये घूम जाएंगे पीछे, कुछ ऐसे घूम जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इधर। तो यही तो बनेगा जस्ट पीछे वाला, न्यूक्लियोफाइल इधर और वो घूम गए पीछे। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो ये इधर को क्या करेगा, धक्का मारेगा तो ये घूम जाएंगे फिर इधर, अगेन इधर, और इधर क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं। तो यही तो बनेगा, इधर जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड बन गए, आधे ये बनेंगे आधे वो बनेंगे। इधर संकरण था sp3, ठीक है, कार्बोधनायन है तो इसका संकरण कौन सा था, sp2 सॉरी। जैसे ये जुड़ा अगेन इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। और यदि sp3 संकरण हो गया तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो वापस कैसे हो जाएगी, चतुष्क फलकीय हो जाती है। तो अब ये कंपाउंड बने अपने दो तरह के, 50% ये 50% ये। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे एक 16वां चैप्टर, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, उसको हटा दिया गया, तो उसमें आता है कि दो तरह के जब कंपाउंड बन रहे हैं तो एक होती है समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या करते हैं, उस लाइट होती है, एक लाइट का फोकस होता है एक तरह से, उस लाइट के फोकस को जब भी, जैसे मैं एक वो ले लूँ डब्बा कांच का या बीकर, उसमें मैंने कोई भी इसको भर दिया, ठीक है, और उससे में एक लाइट फोकस होता है बैटरी जैसे, तो लाइट का फोकस डालेंगे ना इसके अंदर, तो वो क्या करता है, इस लाइट के फोकस को घुमा देता है, या तो इधर घुमाएगा या फिर इधर घुमाएगा। तो घुमाने की जो पावर है वो होती है ध्रुवणता। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें एन इधर है, वो तो हो सकता है उसको घुमाए दाईं तरफ, ठीक है। तो ये इसका जस्ट उल्टा ही तो है, ये घुमाएगा उसको बाईं तरफ। अब है क्या, जो उत्पाद बने हैं उसमें आधे तो ये है आधे ये है, तो कुल मिलाकर ये तो घुमाएगा उसको इधर और उतने ही मिलके वो घुमा देंगे इसको इधर। कुल मिलाकर फोकस ना तो इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा। तो ये जो उत्पाद बनते हैं दोनों दोनों एक ही पात्र में होंगे उपस्थित। तो दोनों जब एक ही पात्र में होंगे तो ये दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ना तो दाएं घुमाएंगे ना बाएं घुमाएंगे। ऐसे मान लो जितना दाएं घुमाएगा उतने वो घुमाएगा उसको बायां घुमा देगा ये वाला, ये दायां घुमाएगा तो ये बायां घुमा देगा। इसलिए कुल मिलाकर कहीं भी नहीं घुमाते। इसलिए ये कैसे होते हैं, ध्रुवण अघूर्णक, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश को ये नहीं घुमाते। ऐसे कोई भी यौगिक है जिसके अंदर 50% तो दक्षिणावर्त जैसे जो दाएं घुमाए और 50% जो बायां घुमाए, ऐसे मिश्रण को अपन बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण, ठीक है, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक अगले चैप्टर का है, जब आएगा तब वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर भी इसको एक लाइन नंबर याद कर सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो उत्पाद बनते हैं उनमें क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। जो लास्ट पॉइंट था वो था इसका कि जो उत्पाद बनेगा SN1 रिएक्शन में, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में
उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक था इसका। बिल्कुल रेसिमिक मिश्रण यहाँ पर बनता है। SN2 के अंदर ये रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता, इसलिए जब हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे SN1 में SN2 में, तो ये बिल्कुल काम का पॉइंट है वहाँ पे इसको काम में। ठीक है, अब जो SN1 रिएक्शन थी उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट मालूम चल गए। इसमें जो पहला जो पॉइंट है अपना ये हो गया कि जो SN1 रिएक्शन है वो होगी 2 पद में पूरी। ठीक है, 2 स्टेप में ही होती है कंप्लीट। अब इसमें भी जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद क्या होता है अपना RDS होता है। RDS का मतलब वो वेग निर्धारित पद होता है, ये हमें मालूम चल गया। पहला पद क्या होगा, वेग निर्धारित पद होता है। ठीक है, इनमें से जो 2 पद होते हैं, इनमें से पहला पद है वो RDS हो गया, वेग निर्धारित, और ये कैसा होता है, स्लो। लेकिन जबकि जो दूसरा जो पद है वो कैसा होता है, फास्ट। ठीक है, दूसरा पद कैसा होगा, फास्ट। अगला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि पहले पद में क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना हो गया कि क्या बनेगा इसके अंदर, कार्ब धनायन बनता है, ये फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SN1 के अंदर ही कार्ब धनायन बनता है, SN2 के अंदर कोई कार्ब धनायन नहीं बनता, इसलिए अंतर में काम आएगा। फिर अगला जो टॉपिक था इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो उत्पाद है, उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो लास्ट में हमने ये क्लियर किया था कि जो भी उत्पाद बनेगा उसमें बनेगा रेसिमिक मिश्रण बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अपना अंतर में काम आएगा। तो एक तो कार्ब धनायन का और एक रेसिमिक मिश्रण का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में है, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये अंतर जब डिस्कस करेंगे तो ये वहाँ पर काम आएंगे। तो ये थी अपनी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब इसको क्लियर कर दें एक एग्जाम्पल लेके, जिसके अंदर हम कंप्लीट जो SN1 रिएक्शन है इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो हम लेंगे तो मैंने लिया है इधर तृतीयक क्लोराइड। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और उसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ KOH से। तो जो KOH है एक्चुअल में क्या है, एक क्षार है। तो ये मतलब क्षार हमेशा OH आयन देगा, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ से जो OH है इसके साथ में क्या निकलेगा, K+। तो KOH एक्चुअल में 2 आयनों में टूट जाएगा, एक तो बना लेगा K+, एक बना लेगा OH-। ये दो K+ है, ये तो निकल जाएगा Cl के साथ, तो एक तो बन जाएगा इधर KCl। ठीक है, और ये जो OH है ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से यहाँ, और यहाँ से Cl बाहर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना CH3OH, CH3 और CH3, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म की। अब इसकी अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे है। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल रिएक्शन लिखी है, अब क्लियर करेंगे इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या बोलती है इसकी, वो ये है कि सबसे पहले क्या होगा, जो अभिकारक होगा, एल्किल हैलाइड होगा, वो 2 आयनों में टूटेगा। तो ये होगा अपना पहला पद। तो पद जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या होगा, ये जो एल्किल हैलाइड है ये टूट जाएगा 2 आयनों में। तो यहाँ से बन जाएगा 2 आयन, पहला तो बन जाएगा कार्ब धनायन। ठीक है, और एक बन जाएगा Cl-, क्योंकि स्थायी अणु से क्या बन रहा है, आयन बन रहे हैं, इसलिए जो स्टेप होगा वो कैसा हो जाएगा, स्लो होगा। और यदि स्लो होगा तो यही क्या होगा, वेग निर्धारित पद, मतलब RDS। तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, कि जो कार्ब धनायन है इस पर किसका अटैक होगा, नाभिक स्नेही का। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और जो सेकंड पद है उसको मैं लिख रहा हूँ ऊपर। तो पहला पद तो ये हो गया, अब पद सेकंड।
तो ये जो कार्ब धनायन बना ये वाला, ठीक है, ये मैं लिख दिया कार्ब धनायन। तो ये जो कार्ब धनायन है, अब इस पर क्या होगा, इस पर अटैक होगा OH माइनस का, क्योंकि KOH क्षार है तो ये देगा अपन को OH माइनस। अब OH माइनस दो तरह से अटैक कर सकता है, क्योंकि जो कार्ब धनायन बना है ये वाला, इसकी आकृति कैसी है, ये बिल्कुल समतल है, ठीक है, ये है समतल त्रिकोणीय है ये, तो क्योंकि आप धनायन है sp2 संकरित है कार्बन इसका, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल समतल है, बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताई थी, ये बिल्कुल ऐसे से प्लेन है। अब ये OH माइनस हो सकता है इधर से अटैक करे, हो सकता है वो इधर से अटैक करे, तो ये जो कार्बन पर बीच में कार्बन हो गया, ये CH3 और CH3 है। अब जैसे ये OH इधर से अटैक करेगा इस साइड से, तो ये CH3 घूम जाएंगे बेचारे तीनों, पीछे चले जाएंगे। जैसे ही ये OH माइनस पीछे से अटैक करेगा इधर से आगे, तो ये CH3 तीनों इधर चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, OH आ गया देखो अब इधर कार्बन, ये CH3 आ गया इधर, ये CH3 भी इधर और ये CH3 भी इधर, तो उत्पाद कुछ यही बनेगा। अब हो सकता है ये जो OH है वो आगे से ही अटैक कर दे सीधा, तो अब क्या बनेगा, इधर से जो OH है वो पहुंच जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, और CH3 आ जाएंगे तीनों अपने पीछे की तरफ। तो कुल मिलाकर दो उत्पाद इधर बने हैं। अब ये जो अटैक है इसके होने की संभावना कितनी होती है, 50%, और इसके भी कितनी होगी, 50%। इसलिए दो जो उत्पाद बने, ये भी बनेगा 50%, ये भी बनेगा 50%। तो ये दोनों है वो क्या करेंगे, समतल ध्रुवीय प्रकाश को एक तो घुमाएगा बाईं तरफ, एक घुमाएगा दाईं तरफ। जो बाईं तरफ घुमाता है उसको लिख देते हैं जनरली L से, और जो दाईं तरफ घुमाता है उसको लिख देते हैं D से। तो मैं ऐसे बोल दूं, ये आगे की बात है कैसे लिखते हैं इसको, तो ये अभी फिलहाल इसको याद कर लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं कि 50% तो बना L, 50% बन गया D। इन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिश्रण। तो ये रेसिमिक मिश्रण यहाँ पर जनरेट हो जाता है। हालांकि इसी रिएक्शन को अपन 3D के थ्रू भी देख सकते हैं कि 3D में ये कैसे हो रही है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप था उसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हालांकि यहाँ से क्लियर है ये, और यदि इसको 3D में देखें तो कैसे होगा, देखो ये जो समतल स्ट्रक्चर थी ये वाली, इसको ही मैं कैसे बना सकता हूँ, ये तो मैं लिख दिया कार्बन, ठीक है। और एक जो CH3 है उसको मैं लिख दूँ बिल्कुल प्लेन में, तो एक में बना दूंगा CH3 कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ मतलब बोर्ड से बाहर, और एक को बना दूंगा कुछ डैश से कुछ ऐसे, और एक जो CH3 है वो मैंने लिख दिया कुछ ऐसे। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर है C+, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे है, दैट इज ऐसे, मतलब कुछ ऐसे है ये जो डॉटेड है डॉट वो तो है बोर्ड के अंदर, जो डैश है ये वाला ये है बोर्ड के बाहर, और जो प्लेन लाइन है ये बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में है, मतलब बोर्ड के बिल्कुल ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक तरफ से OH का अटैक करवाऊंगा आगे की तरफ से, मतलब इधर से, तो ये CH3 खा जाएंगे बेचारे, पीछे ही तो जाएंगे, और OH आ जाएगा आगे, तो यही तो बनेगा ये वाला। मतलब जब इस पर जो OH है माइनस ये वाला आगे से अटैक करेगा तो ये तीनों हो जाएंगे पीछे, तो इसको ही मैं कैसे बना दूंगा कुछ ऐसे, तो जो डैश वाला है वो भी इधर आ जाएगा, और जो लाइनिंग वाला था ये वाला वो भी कुछ ऐसे आ जाएगा, और एक प्लेन वाला वो भी कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। अब डैश का मतलब वो पीछे चला गया, वो कुछ ऐसे हो गया, देखो अब ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे, ये वाला ये कुछ ऐसे है इस टाइम पे, ठीक है। OH आ गया इधर, एक है बोर्ड के अंदर डैश वाला, डैश ये जो लाइनिंग वाला बोर्ड के अंदर, ये जो है बोर्ड के बाहर, और ये बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में, और इधर कौन ऐड हो गया अपना OH। अब यदि OH पीछे से अटैक करे तो ये हो जाएंगे, फिर उस साइड में OH जाएगा इस साइड में, बिल्कुल बनेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये बनेगा रेसिमिक मिश्रण। तो 3D में भी ये रहा और नॉर्मल ये रहा, दोनों तरह से इसको अपन डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया SN1 रिएक्शन की
क्रियाविधि 2 स्टेप में होती है, ये बिल्कुल क्लियर है। पहला पद इसमें जो वेग निर्धारित पद होता है वो है, ठीक है। पहला पद स्लो होता है, दूसरा पद है फास्ट होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन है यहाँ से SN1 से, देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2 एल्किल हैलाइड उसने मुझे दिए। एक तो मुझे दिया उसने CH3Cl दिया है, और एक उसने मुझे दिया है ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात तो ये, मुझे यहाँ पर सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये तो कैसा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। और ये है क्योंकि Cl जुड़ रहा है 3 डिग्री कार्बन से, तो ये कैसा हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एक तो लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा ले लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री में से और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से कौन SN1 रिएक्शन तेज देगा कुल मिलाकर। तो इन दोनों में से कौन SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है। मतलब ये बोलते कौन SN1 रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, वो भी एक बात है। अब इसका आंसर कैसे निकालें, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये मुझे पता है कि SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है। जिसका ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनेगा वही क्या करेगा, SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। तो इसका जो कार्ब धनायन बनेगा वो तो क्या बनेगा, CH3+, और इसका जो बनेगा कार्ब धनायन वो क्या बनेगा, ये वाला तृतीयक या 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा है, वही तो है। तो ये हो गया ज़्यादा स्थायी, और ये कैसा है, ये है कम स्थायी, क्योंकि ये कैसा है 1 डिग्री कार्ब धनायन है, और ये कैसा है 3 डिग्री कार्ब धनायन। और 3 डिग्री कार्ब धनायन ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। तो कुल मिलाकर ये क्या करेगा, ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई अपन को कि यदि मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों को SN1 रिएक्शन के क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करूं तो जो क्रम आएगा वो क्या आएगा अपना, तो SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है ये बात, बिल्कुल। SN1 रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब इसके थ्रू हम कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही एल्किल हैलाइड दे दे। जो 3 डिग्री होगा वो तेज देगा, 1 डिग्री कम देगा। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है, जब अपन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन तो वहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये केवल SN1 के लिए ही है। SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा देता है, 1 डिग्री कम देता है। क्योंकि SN2 है वहाँ पे ये सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अब बात आती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या देगा, SN1 या फिर SN2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपन पढ़ेंगे जब अपन SN2 को कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिलहाल तो अपन SN1 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई SN1 रिएक्शन। अब स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगली रिएक्शन है इसमें SN2 रिएक्शन, मतलब द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वहाँ आ रहा था इसमें 1, यहाँ पे आ रहा है 2। अब जो 2 है इसका मतलब ही क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, एक पद में कंप्लीट होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ पे 1 आए तो वो 2 पद में होगी, जहाँ पे 2 आ रहा है वो होगी
एक पद में। तो SN1 2 के रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब एक पद में क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं बेसिक, फिर उसके बाद जो भी इसके टॉपिक बात निकल के आएगी उसको हम फिर एक साथ लिख लेंगे। तो एक पद में कंप्लीट होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल वो मैंने ये ले लिया, ठीक है। एल्किल हैलाइड पे सीधा ही कौन अटैक कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। मतलब जो नाभिक स्नेही है वो सीधा किस पर अटैक करेगा, एल्किल हैलाइड पे। इसमें आयन नहीं बनते, उसमें 2 स्टेप हो रहा था, आयन बन रहा था, यहाँ पर कोई आयन नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट सीधा ये काम होगा इधर अटैक करने का। अब देखिए होता क्या है, सीधा इसमें ये होना है, एक ही पद होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है, जो हेलोजन है, जैसे कि मैं इसे ये जो एल्किल हैलाइड है ये वाला, इसकी जगह मैं ले लूँ CH3Cl और इधर अपन अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो सिंपल सी बात है, इधर तो कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, इस तरफ साइज बड़ा है क्लोरीन का, तो यहाँ पर तो जगह है नहीं अटैक करने के लिए। लेकिन पीछे की तरफ जो ये 3 हाइड्रोजन है इनके बीच में गैप होगा इधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ कुछ ऐसे, कुछ ये कंडीशन है ये वाली, ठीक है, ये लीजिए, ये कुछ कंडीशन है ये, इस पर इधर लगा है Cl, मतलब मेरा जो हैंड है ये हो गया Cl अपना एटम, इधर 3 हाइड्रोजन। अब ये जो गैप है ये वाला ये खाली पड़ा है, तो अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। तो नाभिक स्नेही इधर से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इधर Cl है, तो ये हाइड्रोजन छोटे एटम होते हैं, तो इधर काफ़ी जगह पड़ी है इधर, तो ये अटैक करेगा पीछे से आके। मतलब बोल सकता हूँ मैं कुल मिलाकर जो न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अटैक करेगा वो हेलोजन एटम के बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से अटैक करेगा। तो इनमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये नाभिक स्नेही, ये बिल्कुल कहाँ से अटैक करता है, हेलोजन एटम के बिल्कुल पीछे से, मतलब वो यहाँ से आके अटैक करेगा इधर से। जैसे ही वो अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो इधर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इधर देखो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बन रहा होगा, उस टाइम ही इसका बॉन्ड क्या होगा, फिर टूट रहा होगा। तो इसको अपन शो कर देते हैं कुछ ऐसे, ये तो बॉन्ड बन रहा है डैश डैश का मतलब, फिर आ गया कार्बन, और डैश डैश Cl का मतलब हो गया इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। और बाकी जो हाइड्रोजन है इनको अपन ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड भी आधा टूट गया, वो भी आधा टूट गया, तो आधा आधा कुल मिलाकर एक ही होता है। तो 4 ही बॉन्ड है, लेकिन डैश से मैंने इसको शो किया है क्योंकि एक बॉन्ड तो बन रहा है, ये वाला बॉन्ड तो बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब हेलोजन एटम भी और नाभिक स्नेही भी कार्बन से जुड़े होते हैं, और वो जो स्टेज होती है, वो जो अवस्था होती है, उसको अपन बोल देते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है, ये वाली। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज था, माइनस, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो ये संक्रमण अवस्था बनती है ये केवल SN2 रिएक्शन में ही बनती है, SN1 रिएक्शन में कोई संक्रमण अवस्था नहीं बनती। जबकि SN1 में क्या बन रहा था, कार्ब धनायन बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रही है, संक्रमण अवस्था। तो ये इन दोनों में अंतर है, SN1 में संक्रमण अवस्था नहीं बनती, वहाँ पर कार्ब धनायन बनता है, जबकि SN2 में क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, कार्ब धनायन नहीं बनता, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, ये जो Cl है ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, और ये जो Nu- है ये इसके साथ बिल्कुल बॉन्ड बना लेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, फिर ये जो Nu- है ये जुड़ जाएगा कार्बन से, और 3 हाइड्रोजन इसके बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे, और जो Cl- है ये निकल जाएगा बिल्कुल बाहर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोडक्ट बना ये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें देखो क्या हो गया, हेलोजन था इस तरफ, ठीक है, हेलोजन इस तरफ था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही जुड़ा वो जुड़ रहा है इस तरफ। मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, जो अणु था एल्किल हैलाइड का उसका विन्यास ही क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। वो पहले कुछ ऐसे था, हाइड्रोजन तीनों इधर थे, Cl इधर था, लेकिन जैसे ही उत्पाद बना विन्यास देखो कैसे हो गया, नाभिक स्नेही तो आ गया इधर, और तीनों हाइड्रोजन पहुंच गए बेचारे पीछे की तरफ कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे पहुंच गए, और यहाँ पर आ गया नाभिक स्नेही, तो विन्यास चेंज हो गया ना। तो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड अणु है उसका विन्यास ही चेंज
हो जाता है और इसे बोला जाता है वाल्डन प्रतिपन। ठीक है, विन्यास चयन जो होता है इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी लिखी हुई, केवल समझ लो। तो इसे बोला जाता है वाल्डन प्रतिपन। इसका विन्यास अलग था अभिकारक का, उत्पाद का विन्यास अलग है। ठीक है, इसे बोला अपन ने वाल्डन प्रतिपन। यहाँ पर कोई रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता क्योंकि जो अटैक होने का चांस है वो केवल एक ही है। वो अटैक कहाँ से होगा? बिल्कुल हैलोजन एटम के 180 डिग्री से। ठीक है, 180 डिग्री से अटैक होगा, इसलिए अटैक होने का चांस केवल एक ही है। इसलिए जो उत्पाद बनता है वो भी एक ही प्रकार का बनता है 100%। तो यहाँ पर कोई रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता, जबकि SN1 के अंदर रेसिमिक मिश्रण बनता है। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा बिल्कुल हैलोजन एटम के पीछे से, मतलब 180 डिग्री के एंगल से अटैक होता है। तो इसको बोला जाता है बैक अटैक। ठीक है, इसको बोला जाता है बैक अटैक, मतलब पश्च आक्रमण हिंदी में। और जो बैक अटैक है इसको ही एक और नाम है इसका रेयर अटैक। ठीक है, तो रेयर अटैक इसको बोल देते हैं, फिर बैक अटैक बोल देते हैं। बैक अटैक को हिंदी में बोला जाता है पश्च आक्रमण। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये संक्रमण अवस्था बन गई, वाल्डन प्रतिपन हो गया उत्पाद के अंदर। तो ये जो मैकेनिज्म है ये किसकी है? SN2 रिएक्शन की। अब बात ये आ रही है कि इसे SN2 रिएक्शन क्यों बोला। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो SN1 रिएक्शन हो रही थी वो हो रही थी 2 स्टेप में, SN2 हो रही है केवल 1 स्टेप में। तो यदि मैं बोलूं कि इस SN2 अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो पद है एक ही पद है तो इस पर ही डिपेंड करेगा, और तो पद है ही नहीं। तो एक पद में कितने अभिकारक हैं? तो एक पद के अंदर देखो, एक अभिकारक तो है एल्किल हैलाइड और दूसरा अभिकारक कौन सा है? नाभिक स्नेही। मतलब एक पद में ही 2 अभिकारक काम में आ रहे हैं, एक तो एल्किल हैलाइड, दूसरा नाभिक स्नेही। इसलिए अब जो अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा वो इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। कितने पर डिपेंड कर रहा है? 2 पर। इसलिए क्या लगा दिया अपन ने? 2। इसलिए नाम आता है इसका SN2 रिएक्शन। जबकि वहां पर क्या हो रहा था? अभिक्रिया का वेग पहले पद पर डिपेंड कर रहा था और पहले पद में केवल कौन भाग ले रहा था? एल्किल हैलाइड एक ही था। तो अभिक्रिया का जो वेग था वो केवल उस पर डिपेंड कर रहा था, 1 की सांद्रता पे। यहाँ पर करेगा 2 की सांद्रता पे, इसलिए इसको बोला जाता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई SN2 रिएक्शन की। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो ये है कि यदि 1 से ज़्यादा एल्किल हैलाइड अपने दे देता है तो कौन सा ज़्यादा तेज एल्किल हैलाइड रिएक्शन देगा? SN2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे दोस्त ने मुझे एल्किल हैलाइड दे दिए, अगेन वापस एक तो दे दिया ये वाला Cl और एक दे दिया उसने मुझे ये वाला। ठीक है, और ये बोल रहा है ये तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा है? 2 डिग्री है। और वो ये बोल रहा है इन दोनों में से कौन सा एल्किल हैलाइड तेज SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। तो जो SN1 रिएक्शन था उसके लिए अपने चेक कर लिया था SN1 में, तो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो तेज रिएक्शन देते हैं, 1 डिग्री स्लो देते हैं। अब SN2 के लिए मैंने बोला भी था कि जो SN2 में जस्ट उल्टा होने वाला है। SN1 तेज जो 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो तेज SN2 देते हैं, जबकि 3 डिग्री कम देते हैं। अब उसका रीजन क्या है वो सुनो। तो इसमें क्या होना है, देखो ये जो कार्बन है इसके पीछे 3 क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन साइज कैसा होता है? बिल्कुल ही छोटा होता है। जब मैं इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो बिगी तो पता है कि जो Cl है मोटा साइज है Cl का, तो आगे इस तो अटैक करेगा नहीं। अटैक हमेशा कहाँ से होता है? 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब पीछे से अटैक। तो अटैक होगा बिल्कुल यहाँ से। अब देखिए इधर 3 हाइड्रोजन है छोटे छोटे, तो भीड़ कम है। अब भीड़ कम है तो जगह काफ़ी है इसको अटैक करने के लिए, तो ये आसानी से अटैक कर जाएगा। और यहाँ से Cl बाहर, तो अटैक यहाँ थोड़ा आसानी से हो रहा है। अब बात करते हैं इधर की। इधर तो इधर क्या जुड़ रहे हैं? 3 CH3 जुड़े हुए हैं। और CH3 को भी यदि मैं ओपन करके लिखूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 हाइड्रोजन है, इनको मैं ऐसे लिख दूं खोल के, तो 3 ये हो गए, फिर
3 हाइड्रोजन मैंने इसको भी शो कर दिए कुछ ऐसे, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन मैंने इसके भी बिल्कुल ओपन करके लिख दिए, ये कुछ लाइक वाइज। अब देखें पीछे जगह है ही नहीं अटैक करने के लिए, पूरा क्या हो गया, बुक हो गया स्पेस। तो जब इस पर अपन NU माइनस का अटैक करवाएंगे तो पीछे से अटैक होगा, ये तो पॉसिबल है। तो पीछे अटैक होने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम जगह है, इसलिए नाभिक स्नेह का आक्रमण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3, इनकी भीड़ हो गई, बहुत सारी भीड़ हो गई, भीड़ में से ये आसानी से नहीं गुजर पाएगा। ये जो भीड़ होना है इसको बोला जाता है त्रिविम बाधा, ठीक है। ये जो भीड़ हो गई इतनी सारी, ये वाली, इसको ही क्या बोलेंगे, त्रिविम बाधा, ठीक है। तो त्रिविम बाधा होने के कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। वो कौन से देते हैं? SN1, जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन ये देते हैं SN2, ये SN1 रिएक्शन नहीं देते। दैट इज रीज़न ये वाला है दोनों का, ठीक है। तो अब ये रीज़न यहाँ समझ में आया होगा। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ लिख सकते हैं अब क्रम, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ, एल्किल हैलाइड, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यदि मैं इधर से इधर जाऊंगा, ये वाला, तो इधर से इधर जाने पर जो SN1 है रिएक्शन वो ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब 1 डिग्री कम देगा, 3 डिग्री ज़्यादा देगा। और यदि मैं उधर से इधर आऊँगा, ये वाला, तो जो SN2 रिएक्शन है वो ज़्यादा होगी, मतलब SN2 रिएक्शन है ये वाली, तो 3 डिग्री SN1 ज़्यादा देगा, जबकि 1 डिग्री SN2 ज़्यादा देगा। तो इधर से इधर आने पर तो SN2 की क्रियाशीलता बढ़ती है और इधर से इधर जाने पर SN1 की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये था दोनों का चार्ट, ये जो भी ट्रिक है आप इसको मान सकते हो, यहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है कि SN1 रिएक्शन में और SN2 में अंतर का, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ SN1 एंड एक तरफ लिख देते हैं SN2। तो ये इन दोनों में आपको अंतर करना है। तो पहला जो अंतर है वो भी नाम से ही आ जाएगा, इसमें लगा हुआ है 1 और वहाँ पे लगा हुआ है 2। तो 1 का मतलब हो गया ये जो रिएक्शन है वो होती है 2 पदों में संपन्न, ठीक है। तो 2 पदों में ये पूर्ण होती है और ये होती है 1 पद में। तो 2 का मतलब यहाँ पे आता है सीधा 1 पद में, ठीक है। ये 2 पदों में होती है, वो 1 पद में होती है। अगला जो अंतर है वो ये है कि इसमें कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्ब धनायन बनता है। इसमें कोई कार्ब धनायन नहीं बनता। इसमें क्या बनता है? संक्रमण अवस्था। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। क्लियर? तो ये बात थी। अच्छा, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब पहले पद में एक ही था केवल अभिकारक, वो था एल्किल हैलाइड। तो इसमें अभिक्रिया का वेग है केवल एल्किल हैलाइड सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उसको अपन लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब RR, ठीक है। अभिक्रिया का वेग को बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब RR। ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा था? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। सांद्रता को ऐसे ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है सांद्रता। तो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर वो निर्भर करता है, जबकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर डिपेंड कर रहा था? एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे, साथ में डिपेंड कर रहा था वो
न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पे। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए SN2 बोला था अपन ने इसको, ठीक है। अगला जो इसमें अंतर है वो है कि इसमें उत्पाद में क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है, ठीक है। क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण, जबकि इसमें केवल क्या बनता है, इसमें कोई रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता। तो अपन ये लिख देंगे, इसमें रेसिमिक मिश्रण नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, इसमें पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वाल्डन प्रतिपन्न नहीं होता, वहाँ पर वाल्डन प्रतिपन्न होता है। तो और भी अंतर लिख सकते हैं, जल्दी 3 से 4 से 5 अंतर है, इतने पर सफिशियंट है, तो वो अपन अंतर लिख दें। तो ये था SN1 और SN2 में अंतर। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 या फिर SN2। ये हमने चेक कर लिया था पहले कि जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो देते हैं कौन सी, SN2, और जो 3 डिग्री है वो देते हैं SN1। अब बात आ रही है कि जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन है, अब वो SN2 भी ये दे सकता है और ये SN1 भी दे सकता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये बात डिपेंड करती है कि जो नाभिक स्नेही है, ठीक है, जो नाभिक स्नेही अपन ने लिया है एक तो वो, प्लस एक जो विलायक है, मतलब जो जिसमें अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, उन दोनों की प्रकृति क्या है, ठीक है, उन दोनों की प्रकृति क्या है। अब प्रकृति का मतलब ये है कि हो सकता है विलायक है वो नाभिक स्नेही को कमजोर कर दे, हो सकता है वो उसको स्ट्रॉन्ग बना दे, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लियर है। तो थैंक यू गाइस।